हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, रीट 2021 की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। हर दिन आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ रहे हैं, चाहे वो गणित से संबंधित हो, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हो या बाल मनोविज्ञान से संबंधित हो। हर महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों। टॉपिक वाइज आपको हम जो है रीट 2021 की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज हम आपके लिए बाल मनोविज्ञान या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ आज हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? ये है आकलन, मापन एवं मूल्यांकन आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों। इससे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो है पिछले जो भी क्वेश्चन रीट में पूछे गए हैं वो हम आपको इस वीडियो में करवाएंगे, और जो आ सकते हैं जिनकी संभावना पूरी पूरी है वो भी इस वीडियो में क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? छात्रों की व्यक्तिगत रुचियों व अभिवृत्तियों के विकास से संबंधित मूल्यांकन की सर्वाधिक उपयुक्त विधि आपको बतानी है दोस्तों, कौन सी है? क्या वो साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि है, वाद विवाद विधि है या निरीक्षण विधि है? तो ये है दोस्तों आपकी प्रश्नावली विधि। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला है निरीक्षण विधि से छात्रों की जिन क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है। निरीक्षण विधि से छात्रों की जिन क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, किन का किया जाता है? ये किया जाता है व्यवहार क्रियाओं तथा बौद्धिक परिपक्वता की क्षमता का। निरीक्षण विधि से जो है छात्रों की व्यवहार क्रियाओं तथा बौद्धिक परिपक्वता की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर है। अगला देखिए दोस्तों, मूल्यांकन की प्रकृति है। मूल्यांकन की प्रकृति कैसी है? क्या है उपचारात्मक है, निदानात्मक है या रचनात्मक है? जो मूल्यांकन की प्रकृति होती है दोस्तों वो होती है आपकी उपचारात्मक भी और निदानात्मक भी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा, 1/2 दोनों। ठीक है, अगला मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है वो आपकी कैसी होती है? तो ये होती है आपकी सकारात्मक। जो मूल्यांकन हम किसी बच्चे का करते हैं, किसी का भी करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें सकारात्मक बदलाव हो सके। तो मूल्यांकन प्रक्रिया है जो होती है दोस्तों वो सकारात्मक होती है। ठीक है, अगला किसी परीक्षा में छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांचने पर प्राप्त अंकों में कोई अंतर नहीं आया, ऐसी परीक्षा कहलाएगी। किसी परीक्षा में छात्र द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न परीक्षकों के द्वारा जांचने पर प्राप्त अंकों में कोई अंतर नहीं आया, ऐसी परीक्षा कहलाएगी। उसे क्या कहेंगे? वैध, व्यापक, वस्तुनिष्ठ या विश्वसनीय। तो उसको कहेंगे हम दोस्तों वस्तुनिष्ठ। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ। अगला, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मुख्यतः बांटा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को मुख्यतः बांटा जाता है प्रत्यास्मरण प्रकार, अभिज्ञान पुनः पहचान या उक्त दोनों प्रकारों में या इनमें से कोई नहीं। तो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं दोस्तों उनको बांटा जाता है प्रत्यास्मरण प्रकार और अभिज्ञान पुनः पहचान में। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त दोनों प्रकारों में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला और दूसरा। अगला है अच्छे प्रश्न पत्र में विशेषता होती है। अच्छे प्रश्न पत्र में विशेषता कैसी होती है? व्यापकता, विश्वसनीयता, वैधता व वस्तुनिष्ठता या उपरोक्त सभी। तो जो एक अच्छे प्रश्न पत्र की विशेषता होती है दोस्तों वो होती है व्यापकता, विश्वसनीयता और वैधता या वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला डॉक्टर ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध होता है।
डॉक्टर ब्लूम के अनुसार जो है मूल्यांकन प्रक्रिया का संबंध किससे होता है? सीखने के अनुभवों से होता है, मूल्यांकन के साधनों से होता है, शिक्षण उद्देश्य से होता है या उपरोक्त सभी से होता है। तो डॉक्टर ब्लूम है, उनके अनुसार जो है मूल्यांकन सीखने के अनुभवों से होता है, मूल्यांकन के साधनों से होता है और शिक्षण उद्देश्य से होता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला है विभेदकारिता का गुण। प्रश्न पत्र होने से विभेद होता है। विभेदकारिता का जो गुण है वो प्रश्न पत्र होने से विभेद होता है। इसमें होता है औसत छात्रों में, प्रतिभाशाली छात्रों में, मदबुद्धि छात्रों में। तो ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4। अगला, यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर सभी छात्रों द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह, यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर सभी छात्रों द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह क्या होता है? ये होता है विभेदकारी नहीं होता। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि किसी प्रश्न पत्र का उत्तर सही छात्रों द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह विभेदकारी नहीं होता। ठीक है, अगला पाठ्य विवरण से अभिप्राय है। पाठ्य विवरण से आपका क्या अभिप्राय है? क्या वो पाठ्य विषय वस्तु है, विभिन्न विषयों के प्रकरण है, विद्यालयी परिस्थितियों में सभी क्रियाएं तथा अनुभव है या पाठ्यचर्या है? तो पाठ्य विवरण से अभिप्राय है आपका पाठ्य विषय वस्तु से। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मूल्यांकन की मुख्य विशेषता होती है। मूल्यांकन की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है दोस्तों? कि यह शिक्षण में सुधार लाता है, छात्रों के वर्गीकरण में सहायता होता है, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का ज्ञान होता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं उपरोक्त सभी हैं। अगला देखिए, निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोष हैं कि इससे, जो निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली के दोष हैं कि इसमें केवल पुस्तकीय व सीमित प्रतिनिधित्व होता है, परीक्षाफल में अविश्वसनीय होती है, वस्तुनिष्ठता का अभाव बरतने पर बल मिलता है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिए, मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन क्या है दोस्तों? मूल्यांकन क्या है? यह केवल मात्रात्मक और केवल गुणात्मक, या उपरोक्त दोनों का सम्मिलित रूप, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो मूल्यांकन होता है वो आपका मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। तो उपरोक्त दोनों का सम्मिलित रूप ये होता है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, मूल्यांकन प्रक्रिया का त्रिभुज बनता है। मूल्यांकन जो प्रक्रिया है उसका त्रिभुज बनता है किसके द्वारा? ये बनता है आपका उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के द्वारा। मूल्यांकन प्रक्रिया का जो त्रिभुज बनता है वो बनता है आपका उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन के द्वारा। ऑप्शन 1 इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। ठीक है, अगला, निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से माना जाता है। निबंधात्मक प्रश्नों को मूल्यांकन की दृष्टि से माना जाता है, यह माना जाता है आपका अनिवार्य बुराई। ऑप्शन 4 इसका दोस्तों वो हो जाएगा। ठीक है, अगला, लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या वो लेखन क्षमता की जांच करना है, लेखन की शुद्धियों की जांच करना है, लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना है, या सुंदर लेखन शैली की जांच करना है? तो लिखित परीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आपका ये होता है लिखित अभिव्यक्ति व समझ की जांच करना। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला, मूल्यांकन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को, मूल्यांकन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को क्या करता है? ये करता है प्रभावित भी करता है और निर्देशित भी करता है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 व 2 दोनों। ठीक है, अगला, मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन है। मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन क्या है?
तो ये इसका आंसर है दोस्तों, बालकों में व्यवहारगत परिवर्तनों की दिशा, प्रकृति व स्तर का पता लगाना ही जो होता है वो मूल्यांकन का प्रमुख प्रयोजन होता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। अगला देखिए, छात्रों की रुचियों, विभिन्नताओं, मनोवृत्तियों तथा आवश्यकताओं की अनुकूल पाठ्य सामग्री के निर्धारण का सिद्धांत है। छात्रों की रुचियों, विभिन्नताओं, मनोवृत्तियों तथा आवश्यकताओं की अनुकूल पाठ्य सामग्री के निर्धारण का सिद्धांत क्या है? तो यह आपका विविधता तथा लचीलेपन का सिद्धांत, अनुभव की पूर्णता का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, तीनों ही दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है दोस्तों। ठीक है, अगला, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा कहलाएगी। जब किसी परीक्षा में बार बार जो है अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता है तो वह परीक्षा क्या कहलाएगी? तो उसे हम कहेंगे दोस्तों विश्वसनीय। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है वह क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है वह क्रिया क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी निदानात्मक कार्य। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला मूल्यांकन से संबंधित कथन है। मूल्यांकन से संबंधित कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मूल्यांकन से संबंधित कथन कौन सा है? यह आपका मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, छात्रों के व्यवहार संबंधी सामग्री एकत्रित करने के साधन है, शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से घनिष्ठ संबंध है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर दोस्तों वो आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, अभिवृत्तियां और अभिरुचियां मनुष्य की जिस क्रियावृत्ति का उपांग है वह है। अभिवृत्तियां और अभिरुचियां मनुष्य की जिस क्रियावृत्ति का उपांग है वह है। क्या वह गानोपयोगात्मक है, भावात्मक है, उदाहरणात्मक है या क्रियात्मक है? तो ये है आपका भावात्मक। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। ठीक है, अगला, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार क्या हैं? बहुवचनात्मक प्रश्न है, सत्य असत्य प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है या उपरोक्त सभी? दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं मल्टी MCQ जिन्हें कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला, मूल्यांकन के साधन है। मूल्यांकन के साधन कौन कौन से हैं? तो मूल्यांकन के साधन कौन कौन से हैं दोस्तों? यह है लिखित परीक्षाएं भी हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू भी है और प्रश्नावली भी है। मूल्यांकन के साधन उपरोक्त भी हैं दोस्तों। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला, मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि है। मूल्यांकन की प्रमाणीकृत विधि है वो कौन सी है? क्या वह संचय विलेख है, प्रश्नावली है, बुद्धि परीक्षण है, आत्मकथा है? तो ये है आपकी बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों, अगला, DBS ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है। DBS ब्लूम के मतानुसार जो है मूल्यांकन प्रक्रिया किससे संबंधित है? यह आपकी शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से। ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, उपरोक्त सभी से। अगला, शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है। शिक्षा एक त्रिआयामी समन्वित रूप है क्योंकि इसका अंग होता है। तो इसका अंग होता है दोस्तों, ये होता है शिक्षक भी होता है, शिक्षार्थी भी और पाठ्यक्रम भी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर दोस्तों वो आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला, नैदानिक परख में मालूम किया जा सकता है। तो जो नैदानिक परख होती है उसमें किसको मालूम किया जा सकता है? ये किया जा सकता है कि छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र में उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन पहला इसका आंसर हो जाएगा। अगला, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था?
मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? ये किया गया था डॉक्टर ब्लूम के। ऑप्शन दूसरा। अगला, मूल्यांकन की प्रक्रिया में किन कार्यों को न करने का ध्यान रखने को कहा गया है? मूल्यांकन की प्रक्रिया में किन कार्यों को न करने का ध्यान रखने को कहा गया है? तो ये है दोस्तों, बालकों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करना, बालकों के बीच तुलना रखना, उनके लिए नकारात्मक बयान देना। उपरोक्त सभी दोस्तों इसका आंसर वो हो जाएगा। ठीक है। अगला, मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया करना क्यों आवश्यक है? मूल्यांकन प्रक्रिया में फीडबैक मुहैया करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें सकारात्मक कार्रवाई हेतु हो, विद्यार्थी की बेहतरी के लिए और सीखने के तरीके के लिए। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। उपरोक्त सभी। सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के किस पक्ष का ध्यान रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपका केवल निरंतरता का और केवल आवधिक पक्ष का, दोनों का। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर दोस्तों वो हो जाएगा। ठीक है। अगला, मूल्यांकन के दो पहलू शैक्षणिक व सह शैक्षिक होते हैं। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र तथा सह शैक्षिक में शामिल होते हैं। तो ये होते हैं आपके उपरोक्त सभी। ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा। जीवन कौशल, सह पाठ्यचर्या प्रवृत्तियां और मूल्य इसमें शामिल होते हैं दोस्तों। ठीक है। तो अंतिम है दोस्तों, सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य क्या क्या हैं? सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य हैं दोस्तों कि अध्यापक को प्रभावकारी कार्य नीतियां आयोजित करने में सहायक, शिक्षार्थियों की शक्तियों, कमजोरियों और आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायक, शिक्षार्थी की प्रगति की सीमा और मात्रा को अंकन करने में सहायक। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी इसके कार्य हैं। तो लीजिए दोस्तों, आपका ये टॉपिक होता है क्लियर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।